अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज उवैस कासमानी, योर फैसिलिटेटर फॉर पीआरसी 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। जब आप इस कोर्स के बारे में सुनते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये कोर्स क्या है, इसमें कितने चैप्टर्स मौजूद हैं, इसके अलावा इसका पेपर कैसे आता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें हम किस तरीके से तैयार करेंगे, कब पढ़ना शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, स्टडी टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे या कोई और भी बुक देखेंगे, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, आपके पास अपने कोई एमसीक्यूज हैं या नहीं, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी डिस्कशंस कैसे होंगी, क्यूएनए सेशन होंगे या नहीं होंगे, स्मार्ट क्लासेस को किस तरीके से गो थ्रू करना है, जितने भी सवालात हैं उन सब के जवाब आपको एक एक करके मिल जाएंगे और उसके अलावा भी मैं आपको चीज़ें बताता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है स्कोप ऑफ बिजनेस। व्हेन आई टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बिजनेस का स्कोप बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है। बिजनेस का स्कोप है इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। कि यहाँ पे आप बिजनेस के स्कोप को मेजर नहीं कर सकते। ये हर जगह मौजूद है कि आपके घर में आपको कहा जाता है कि यार रोटी ले आओ, सब्जी ले आओ, स्पाइसेस ले आओ, दही ले आओ, फ्रूट ले आओ। तो जब आप उस पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो, शॉप ओनर से आप डील कर रहे होते हो, तो वहाँ पे जो शॉप ओनर होता है वो खुद भी एक बिजनेस पर्सन है और आप बिजनेस से डील कर रहे हो। और वहाँ पे आप उसको पैसे देते हो, बदले में वो आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, अपना प्रोडक्ट दे देता है। तो यहाँ पे टू वे कंसिडरेशन है, जिसे हम कहते हैं क्विड प्रो को, समथिंग फॉर समथिंग। कि यहाँ पे आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रही है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चल रही है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस का स्कोप आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है कि अगर मैं बिजनेस का कस्टमर हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बिजनेस के स्कोप में आ जाता हूँ। अगर मेरा घर बिजनेस के बराबर में है तब भी मैं उसके स्कोप में आ जाता हूँ। भाई आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों जगह घर है। अब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है अपनी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है, कि बाहर जो है वो बाइक्स खड़ी हुई हैं या स्टूडेंट्स जो है वो शोर करते हुए निकलते हैं, तो जो लेफ्ट और राइट पे जो घर है वो हमें इंटरप्ट नहीं कर रहे, हमें परेशान नहीं कर रहे। वो बार बार हमें आके कह नहीं रहे कि भाई बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ बना के खड़े हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो मेरे बिजनेस को इंटरप्ट नहीं कर रहे तो वो मेरे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब है कि लोकल कम्युनिटीज जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो भी बिजनेस का स्कोप है। द आंसर इज यस। सबको समझ आ रहा है कि बिजनेस का स्कोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हो वहाँ पे नीचे अगर आपके पास बारबेक्यू शॉप है, तो वहाँ पे आपको जो है वो कोल का धुआं बार बार आ रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही होती है। तो आप वहाँ जाके उनको नोटिस भेज रहे होते हो, तो आपकी वजह से उनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी बिजनेस के स्कोप में आ। सही है। बिजनेस का स्कोप यहाँ से थोड़ी, बिजनेस का स्कोप तो शुरू से चल रहा है। कैसे सर? जब आप पैदा हुए थे तो जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे तो वहाँ पे पैसे दिए गए थे आपके पैदाइश के। उसका मतलब है कि वहाँ पे भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई थी। तो आपने पैदा होते हुए बिजनेस किया था या आपके लिए बिजनेस किया गया था? इसी तरीके से जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्रें खरीदी जाती हैं, उनकी कब्रें बनाई जाती है, तो उसकी पेमेंट की जाती है। तो वहां पे भी बिजनेस हुआ था। तो बिजनेस इज एवरीवेयर। आगे लिखा हुआ है प्रोफेशनल लाइफ वर्सेस पर्सनल लाइफ। सर हमें अब तक लगता था कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस लाइफ जो है वो अलग अलग होती है, बट रियलिटी में पर्सनल लाइफ ही बिजनेस लाइफ होती है, बिजनेस लाइफ ही पर्सनल लाइफ होती है। दोनों इनसेपरेबल हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ने देखें, अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, जब इंशाल्लाह आप सीए ट्रेनी बन जाओगे और इंशाल्लाह जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप ट्रेनिंग पे या जॉब पे जा रहे होगे, तो वहां पे आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एज एम्प्लॉई। उसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे कभी आप छुट्टी करते हो, कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी फैमिली ट्रिप पे चले जाते हो या आपकी शादी वगैरह होती है वहां की छुट्टियां ले रहे होते हो, तो आप घर पे टाइम दे रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे रहे हो, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होगी। कि आपका बॉस कहेगा, एम्प्लॉयर कहेगा कि यार ये बंदा मौजूद नहीं है, काम नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ फ्लो कर रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसी तरीके से अगर आप जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा टाइम दे रहे हो, अपना करियर ओरिएंटेड हो और आप बिजनेस पे ज्यादा बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे आपको जॉब पे जाना होता है, आप 7 बजे पहुंच जाते हो, 6 बजे छुट्टी होती है, आप 10 बजे निकलते हो, तो उसका मतलब ये है कि घर वाले नाराज होंगे, वो कहेंगे हमें टाइम नहीं दे रहा। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ फ्लो कर रही होती है आपकी पर्सनल लाइफ में। ये इनसेपरेबल है। अभी भी आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो अभी कैमरे के सामने बैठे हुए आप जो है अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर या फिर जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ये लेक्चर सुन रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने फीस पे की है। आपने फीस पे की है तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये भी बिजनेस है। सर जब मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब मैं कस्टमर हूँ तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ।
जब मैं किसी बिजनेस के बराबर में अपना घर डाल के बैठा हूं तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये है कि इसका स्कोप अनलिमिटेड है, इसका स्कोप इनफाइनाइट है। सही, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर बात करता हूँ स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, सर इसमें हम बिजनेस से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ के आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो ना, तो आपकी सोच है। देखें, दो चीजें कि बिजनेस पढ़ के भी आप बिजनेस करो, ये चीज गारंटीड नहीं है। बिजनेस ना पढ़ के भी आप बिजनेस कर लो, ऐसा होता है। बिजनेस पढ़ के भी आप सक्सेसफुल बिजनेस बन जाओ, ये गारंटी नहीं है। बिजनेस ना पढ़ के भी आप सक्सेसफुल बिजनेस बन जाओ, ऐसा हमने देखा है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस पर्सन बनने के लिए आपने बिजनेस पढ़ा हो ना पढ़ा हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस पढ़ते हो तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है, आपको बिजनेस के बारे में पता चल जाता है, आप बिजनेस को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हो, आपको उसके प्रोसीजर्स, उसके प्रोसेसेस के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, आपको बिजनेस के जार्गन्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। व्हाट इज जार्गन? जार्गन कहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड्स को। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो ना, आप लीगल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होगे तो नॉर्मली लोगों को वो नहीं समझ आ रहे होंगे, दिस इज जार्गन। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आएगी, जार्गन। इसी तरीके से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंसी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तो लोगों को समझ नहीं आएगी, जार्गन। इसी तरीके से बिजनेस की भी लैंग्वेज होती है, बिजनेस में भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है रेपॉर, RAPPORT। रेपॉर का मतलब क्या है सर? रेपॉर का मतलब होता है बॉन्डिंग, रेपॉर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। कि जब आप कहते हो कि यार मैं लोगों के साथ मिलूंगा ऑर्गेनाइजेशंस में और मैं उनसे डिस्कस करूंगा और उनको फैसिलिटेट करूंगा, तो उससे मेरी रेपॉर बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बात करो उनसे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास एक वर्ड है हायरार्की, हायरार्की। अब जो हायरार्की वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल चेन होती है, कि एक आपके पास बॉस होता है, उसका एम्प्लॉय होता है, उसका एम्प्लॉय होता है, उसका एम्प्लॉय होता है, उसका एम्प्लॉय होता है, पूरी चेन होती है। इस चेन को हम कहते हैं हायरार्की। सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे जार्गन्स हैं, 10 चैप्टर में मेरे ख्याल से 100-150 जार्गन्स होंगे, सबको पढ़ेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाए। फिर लिखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको एक बिजनेस प्रोसीजर समझाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको एग्जांपल दूंगा, बोलोगे सर ये तो हम ऑलरेडी करते रहे। तो मैंने कहा जो आप करते रहे हो ना, अब आपको उसका एक ऑफिशियल नाम मिल गया, उस प्रोसीजर को कहते हैं ये। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि PRC 5 लीड्स यू टुवर्ड्स MFA। कैफ 6 आपको लेके जाता है SPM और BFD, CFAP 3 और 4, और फिर CFAP 3-4 आपको लेके जाता है MSA 2। मतलब ये वन ऑफ द फ्यू कोर्सेज ऑफ PRC है जो कि आपको एंड तक लेके जाता है। तो उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है? तो ये था स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। यहाँ पे मैं लिटरली टीचर हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि देखिए डू वन थिंग, इस कोर्स को आपको पास करना है ना, तो आपने इस बुक को, स्टडी टेक्स्ट को जितना पॉसिबल हो ना आपने रीड करना है। आप उसको 3 बार रीड करें, 4 बार रीड करें, 5 बार रीड करें, इससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 3 4 5 दफा तो रीड करें, क्योंकि जितनी बार आप रीड करोगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द पेपर जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप एक बार रीड करते हो तो शायद ना हो, 2 बार रीड कर लोगे तो 50% चांस आप पेपर पास कर लोगे, 3 बार रीड कर लोगे तो 70% चांस आप पेपर रीड पास कर लोगे। तो रीडिंग से आप ये पेपर पास कर सकते हो। तो प्लीज जितना हो सके रीड करें। रीडिंग किस तरीके से करते हैं उस पर आगे बात करते हैं। और दूसरा कमेंट ये है कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। किस पेपर है उसमें सबसे इजी पेपर ये है, तो उसको फेल करना बनता नहीं। और उसमें जो पेपर पास करता है तो सारा सारा जो क्रेडिट आपको जाता है, सही है, टीचर को नहीं जाता। क्योंकि यहाँ पे वही बच्चा पास करता है जो कि रीडिंग कर रहा होता है, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाकी मैं मौजूद हूँ, आपको हेल्प करता रहूंगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की समरी आपके सामने रखूँ ना, तो उसमें 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में स्टडी टेक्स्ट में आपके पास 190 पेजेस हैं, तो ऑन एवरेज पर चैप्टर आपके पास 19-20 पेजेस हैं। अगर मैं 10 चैप्टर को डिवाइड करूँ 3 ग्रेड्स में, तो आपके पास बनती है ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। ग्रेड A में आपके पास है 3 चैप्टर्स, नेचर ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 1, ओनरशिप ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे ग्रेड A को नाम दे देते हैं अबाउट बिजनेस। यहाँ पे आपको बिजनेस के नेचर के बारे में पता चल जाता है कि बिजनेस क्या करता है, बिजनेस के रिलेशंस क्या हैं, बिजनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं, बिजनेस की टाइप्स क्या हैं, आपको नेचर पता चल जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस को किस किस तरीके से ओन किया जाता है। जब आप बिजनेस को ओन कर रहे होते हो तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपके सर पे आते हैं। सही है। बिजनेस को किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कि बिजनेस को मैं किस तरीके से अरेंज करूं कि मेरे बिजनेस के सारे प्रोसीजर्स जो हैं
उनका फ्लो जो है स्मूथ हो जाए, तो यहाँ पे ग्रेड ए में हम ये 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रेड बी में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम, 6 बिजनेस एथिक्स, 7 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, 8 ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज, 9 बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रेड को नाम देते हैं बिजनेस फंक्शंस। ये हर एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है। मार्केटिंग फाइनेंस से अलग है, फाइनेंस एचआर से अलग है, एचआर मार्केटिंग से अलग है, आईटी तीनों से अलग है, ऑपरेशन तीनों से अलग है, ये तीनों इन दोनों से अलग है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस फंक्शंस एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आइसोलेशन में बिजनेस के सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं, ये आपस में इंटीग्रेट भी कर रहे होते हैं कि मिल के बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, उनकी सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट कर सके। तो इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ग्रेड सी इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्री का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर कंपनीज जो एक ही नेचर का काम कर रही होती है। कि आपके पास 10 कंपनीज है जो कि दवाइयां बनाती है, 10 कंपनीज दवाइयां सेल करती हैं, तो 20 कंपनीज को मिला के आप कहोगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 10 कंपनीज कपड़े बनाती है, 10 कंपनी कपड़े बेचती है, तो 20 कंपनीज को मिला के आप कहोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती है, डिस्पैच करती है, कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी को सेल करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इनको मिला के आप कहोगे पावर सेक्टर। आपके पास इंडस्ट्रीज अलग अलग, हर इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है, सही है। उनके अंदर जो कुछ कंपनीज है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हर इंडस्ट्री के जो है कुछ अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं, सही है, उनका प्रोडक्शन का अपना तरीका होता है। तो हम इस इंडस्ट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेड सी में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम अपने 10 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फिर पेपर पैटर्न की बात करूं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 एमसीक्यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास पर एमसीक्यू 2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रॉक्स, 50 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, 47 भी हो सकते हैं, यूजुअली 50 एमसीक्यूज आते हैं। पासिंग क्राइटेरिया 50% मार्क्स सिक्योर कर लो या 50 मार्क्स सिक्योर कर लो, सही है। क्वेश्चन स्टाइल यूजुअली एमसीक्यूज होता है, लेकिन आपके पास एमटीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, आपके पास ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकता है, लेकिन ज्यादातर 99% आपके पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। कैसे रीड करें सर? देखिए मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है आपने कम से कम 3 दफा रीडिंग करनी है। अब 3 दफा कैसे रीडिंग करनी है? आपके पास 140 पेजेस है सर, आपने तो 190 कहा था। देखिए 190 पेजेस में से ना आपके पास हर चैप्टर के शुरू में एक ब्लैंक पेज है, हर चैप्टर के एंड में शुरू में आपके पास एक जो है समरी पेज है, सही। हर चैप्टर के एंड में आपके पास एमसीक्यूज हैं और हर चैप्टर के एंड में आपके पास एमसीक्यूज के आंसर है। तो अगर मैं ब्लैंक पेज हटा दूं तो 10 पेज हट जाएंगे, अगर मैं समरी पेज हटा दूं तो आपके पास 10 पेज हट जाएंगे, अगर मैं आंसर की हटा दूं 10 पेज हट जाएंगे, एमसीक्यूज हटा दूं तो 20 पेज हट जाएंगे। तो 50 पेज आपके पास हट गए, 140 पेज बचे। सर 140 पेज यार, अगर 140 पेज को रीड करते हो तो उसका मतलब ये है कि अगर आप पहली बार स्किमिंग करते हो, स्किमिंग का मतलब होता है स्लोली रीड करना, कि आप लेयर बाय लेयर, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पेज बाय पेज, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आप स्लोली पढ़ते हो ना, तो आपको लेट सपोज 10 दिन लगेंगे। अगर आप एक दिन में 14 पेजेस रीड करते हो, 14 पेज रीड करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। आप 10 दिन में आप क्या करोगे, इस बुक को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आप करोगे स्कैनिंग। स्कैनिंग में आपकी 20% इंक्रीज बढ़ गई होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अब जब 20% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप वही पेजेस को 8 दिन में रीड कर लोगे, सही है। उसके बाद फिर आप करोगे स्किपिंग। स्किपिंग में क्या होता है कि आपका दिमाग और आंखों की कोऑर्डिनेशन बन जाती है और आपकी आंखें स्किप कर रही होती है, जंप कर रही होती है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स पे। आपकी स्पीड 20% और बढ़ जाएगी। आप तीसरी रीडिंग जो है वो 6 से 7 दिन में कर लोगे। तो सर इसका मतलब ये है कि मैं 25 दिन के अंदर या 25 घंटों के अंदर ना अपनी रीडिंग पूरी कर लूंगा, सही है। अब हमारी तैयारी किस तरीके से होगी? आप 25 घंटे रीडिंग करें, मैंने आपको बता दिया, सही है। आप स्मार्ट क्लासेस देखें 20 घंटे की, तो ये हो जाएंगे आपके पास तकरीबन 45 आवर्स। लाइव डिस्कशन 30 घंटे की होगी। हम डेली बेसिस पे 40 मिनट मिला करेंगे, सही है। आज से लेके जुलाई की 5 तारीख तक हम 40 मिनट मिला करेंगे, तो ये तकरीबन आपके पास 30-35 घंटे बनेंगे, सही है। फिर उसके बाद एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें 10 घंटे और लगेंगे, तो ये मिल मिला के आपके पास तकरीबन 80-85 आवर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 3 दिन में जो है ना, अगर आप PRC 5 में 3 घंटे, सॉरी, अगर आप 3 घंटे भी इन्वेस्ट करते हो ना डेली की बेसिस पे, इसमें क्लासेस भी हैं, इसमें प्रैक्टिस भी है और इसमें लाइव मीटिंग्स भी हैं, तो यकीन जाना आपका पेपर ना पास करने से कोई आपको नहीं रोक सकता, सही है। तो इस तरीके से आपने पेपर को पास करना है। अब आपके पास सवाल ये आ रहा होगा कि सर क्या स्टडी टेक्स्ट ही पढ़े या कोई और बुक भी रीड कर सकते हैं? सिर्फ स्टडी टेक्स्ट, आपको कोई और बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। सर कितना हम क्या यूट्यूब से जो है लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं? आपको यूट्यूब को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है
तो अलग से कहीं जाके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, वही टाइम आप लगाना पीआरसी 1 2 3 4 पे। सही है, आपको क्या इंटरनेट पे सवाल ढूंढने की जरूरत है? नहीं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर है, मेरे सवालात हैं, बुक के सवालात हैं, और क्या चाहिए? सही है, फिर वो एक्स्ट्रा टाइम जो बच रहा है ना किसी और पेपर पे लगाना, दैट्स हाउ यू पास द पेपर, और आपका पूरा पीआरसी भी पास हो जाएगा। पीआरसी 1 2 3 4 से रिलेटेड जो भी हो सकेगा बन पड़ेगा, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।